हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी व इंग्लिश में नोट्स लिखित में चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्लांट ब्रीडिंग 2010, जिसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं रखना है। तो हम लोग सर्च करते हैं प्लांट ब्रीडिंग 2010 और उसके बाद आपको एंटर दबाना है। जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे ऊपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से। ठीक है, ये वेबसाइट कौन सी है? प्लांट ब्रीडिंग 2010.blogspot.com। तो इस लिंक को आपको ओपन करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से वेबसाइट ओपन हुई दिखाई देगी। इसमें आपको लेफ्ट कॉर्नर पर साइड बार पर क्लिक करना है और जैसे ही साइड बार पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर्स के लिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जिनके ऊपर क्लिक करके आप नोट्स तक पहुँच सकते हो। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन नहीं हैं वो आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे। जेनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है सेल डिवीजन, मियोसिस, कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होता क्या है। मियोसिस शब्द या वर्ड जो है ये फार्मर व मूरे के द्वारा 1905 यानी 1905 में दिया गया था। एक कोशिका या एक सेल जो है जब अर्धसूत्री विभाजन करती है या मियोटिक डिवीजन करती है तो उससे 4 डॉटर सेल्स या 4 पुत्री कोशिकाएं जो है वो बनती हैं। मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन केवल और केवल डिप्लॉइड सेल्स में ही होता है, केवल और केवल द्विगुणित जो कोशिकाएं हैं उनमें ही होता है। अगुणित या हैप्लॉइड सेल्स में कभी भी मियोसिस देखने को नहीं मिलता है। अब गुणसूत्रों की संख्या की बात कर लेते हैं। तो जो डॉटर सेल्स या पुत्री कोशिकाएं होती हैं उनमें गुणसूत्रों की जो संख्या है या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो पेरेंट सेल या जनक कोशिका से आधी रह जाती है। ठीक है, हाफ रह जाती है पेरेंट सेल से, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो ये एक कोशिका है जो कैसी है, अभी डिप्लॉइड है या द्विगुणित है। इसको जनक कोशिका या पेरेंट सेल कह सकते हैं। अब होगा क्या, सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस जो है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। जो फर्स्ट पार्ट इसका होता है उसको रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो जनक कोशिका से आधी हो जाती है। तो आप देख सकते हो द्विगुणित कोशिका या डिप्लॉइड सेल है, ये 1 से 2 कोशिकाओं में विभाजित होगी और जो डॉटर सेल्स या पुत्री कोशिकाएं बनेगी उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी है। किसकी? अपनी पेरेंट सेल या जनक कोशिका की। तो इसमें 2n है और इनके अंदर n है, तो इसका मतलब गुणसूत्र आधे हो रहे हैं, क्रोमोसोम्स हाफ हो रहे हैं, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। उसके बाद फिर मियोसिस सेकंड या अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, जिसमें कोशिकाओं की संख्या डबल या दोगुनी हो जाती है। तो हैप्लॉइड या अगुणित कोशिकाएं फिर आगे और विभाजित करती हैं और 4 पुत्री कोशिकाओं का या 4 डॉटर सेल्स का निर्माण करती हैं। गुणसूत्रों की संख्या देखो, जो जनक कोशिकाएं हैं या पेरेंट सेल्स हैं उनके इक्वल रहती है, इनमें n है और इनके अंदर भी n है। तो इसका मतलब इसको बोलेंगे इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस या समसूत्री विभाजन में भी ऐसा ही होता है और उसको भी इक्वेशनल डिवीजन जो है वो कहा जाता है। मियोसिस जो है वो ऑर्गेनिजम्स या जीवों के अंदर क्यों होता है? तो ये होता है युग्मकों के निर्माण के लिए। ठीक है, जो गैमेट्स बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन के लिए, तो इन गैमेट्स का जो निर्माण है वो मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। तो जितने भी युग्मक हैं वो कैसे होते हैं? अगुणित या हैप्लॉइड होते हैं और मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन से जो कोशिकाएं बनती हैं वो भी कैसी होती हैं? हैप्लॉइड या अगुणित होती हैं। तो इस प्रकार गैमेट्स अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। ये अर्धसूत्री विभाजन जीवों की सभी कोशिकाओं में नहीं होता है।
ठीक है, ऑल जो प्लांट की या एनिमल की सेल्स हैं उन सभी में नहीं होता है, केवल स्पेसिफिक टाइप की या विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं में ही होता है, जिनको जर्म सेल्स या जर्म कोशिकाएं कहते हैं। तो इन जर्म कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन होने से ही युग्मकों का या गैमेट्स का निर्माण होता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अर्धसूत्रीय विभाजन या मेयोसिस दो फेजेस में होता है। एक तो होता है मेयोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है मेयोसिस सेकंड। ठीक है, अब डीएनए रेप्लिकेशन केवल एक ही बार होगा, ये चीज ध्यान में रखनी है। और कहाँ पे होता है? अभी एस प्रावस्था के अंदर या एस फेज में केवल एक ही बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो कोशिका का विभाजन 2 बार होगा, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन केवल एक बार होगा। अर्धसूत्रीय विभाजन की खास बात क्या है कि इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं या समजात गुणसूत्र होते हैं वो आपस में पास पास आकर पेयरिंग करते हैं या युग्मन करते हैं, और युग्मन के बाद क्या होता है? अभी क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय होता है, यानी जीनों का समजात गुणसूत्रों के मध्य आदान प्रदान या एक्सचेंज होता है, और इसी को ही क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय कहा जाता है। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, इनको फिर आगे चार चार फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। इनके नाम आपको ध्यान होने चाहिए। मियोसिस फर्स्ट को आगे 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं: प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। मियोसिस सेकंड को भी आगे 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं: प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो मियोसिस फर्स्ट है उसके अंदर जो अलग अलग फेजेस आती हैं उनको डिस्क्राइब करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये सबसे लंबी प्रावस्था है, वह अधिक जटिल प्रावस्था है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज या क्रियाएं होती हैं। लंबी का मतलब यह है कि ये बहुत ज्यादा टाइम ले जाती है, तो टाइम कंज्यूमिंग है या समय बहुत अधिक लेती है ये। गुणसूत्र या क्रोमोसोम जो है वो इस प्रोफेज फर्स्ट प्रावस्था के अंदर अपना व्यवहार या अपना जो बिहेवियर है उसको परिवर्तित करता रहता है या चेंज करता रहता है, और इसी के आधार पर इस फेज को 5 सब स्टेजेस के अंदर या 5 उप अवस्थाओं के अंदर डिवाइड किया गया है या विभाजित किया गया है। तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं सब स्टेजेस के: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकानेसिस। सबसे पहले लेप्टोटीन की बात करते हैं। तो इसमें जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं या क्रोमेटिन तंतु होते हैं, डीएनए क्रोमेटिन तंतुओं के रूप में ही सेल या कोशिका में पाया जाता है। क्रोमेटिन तंतुओं का कंडेंसेशन या संघनन होना शुरू हो जाता है और उससे क्या बनने लगते हैं? गुणसूत्र या क्रोमोसोम बनने लगते हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियस या केंद्रक होता है उसके साइज में या आकार के अंदर वृद्धि होने लगती है, तो केंद्रक बड़ा हो जाता है या लार्ज साइज का बन जाता है। तो इस डायग्राम में देख सकते हो भी जो क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र हैं वो दिखाई देने लगते हैं, जिनमें सेंट्रोमियर दिखेगा आपको और क्रोमेटिड जो है वो दिखाई देगा। तो ये सबसे पहली सब स्टेज है लेप्टोटीन। दूसरी सब स्टेज है जाइगोटीन। तो जो गुणसूत्र है या क्रोमोसोम है उसका और ज्यादा कंडेंसेशन या संघनन जो है वो हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो समजात गुणसूत्र होते हैं या होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे के पास आने लगते हैं या एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं और पेयरिंग कर लेते हैं, यानी कि पेयर या युग्म बना लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं, और क्या बनाते हैं आगे? साइनेप्सिस। ठीक है, दोनों जो समजात गुणसूत्र या होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके मध्य फाइबर्स का या प्रोटीन्स का एक कॉम्प्लेक्स या हम कह सकते हैं जटिल बन जाता है, जिसको साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसको डायग्राम से भी देखेंगे हम लोग। अब इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि समजात गुणसूत्रों का जो युग्म होता है या पेयर जो होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बाइवेलेंट के नाम से जाना जाता है। इस पे क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस डायग्राम में देख सकते हो आप, ये एक बाइवेलेंट है, इसमें ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है या समजात गुणसूत्र है और ये दूसरा समजात गुणसूत्र या होमोलोगस क्रोमोसोम है, और इनके बीच में फाइबर्स या प्रोटीन का आप देख सकते हो एक कॉम्प्लेक्स या जटिल बना हुआ है जिसको साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। उसके बाद तीसरी सबस्टेज आती है पैकिटीन। पैकिटीन जो है वो कंपैरेटिवली या तुलनात्मक रूप से लंबी प्रावस्था है या लॉन्ग फेज है। इसमें जो समय है वो बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, क्योंकि जो मेन एक्टिविटीज़ हैं या मुख्य क्रिया है वो इसी फेज के अंदर होती है।
तो इसमें होगा क्या, जो बाइवेलेंट के गुणसूत्र होंगे या बाइवेलेंट में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, उनकी स्प्लिटिंग या विपाटन होता है, जिससे 4 क्रोमेटिड्स या 4 क्रोमेटिड्स का निर्माण हो जाता है। और इस स्टेज को क्या बोला जाता है, टेट्राड। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब टेट्राड की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं, ये क्या होती हैं, इसको हम लोग डायग्राम में समझेंगे। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य क्या बनता है भाई, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन जाती हैं, और इन्हीं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स पर क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय होता है। जो जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर है, उसमें एक एंजाइम भाग लेता है जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज। ठीक है, तो इस रिकॉम्बिनेज एंजाइम की सहायता से जो आनुवंशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको जीन्स कहा जाता है, उनका आदान प्रदान या एक्सचेंज होता है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो भी, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, उनके क्रोमेटिड्स की स्प्लिटिंग या विपाटन हो चुका है। तो टोटल 4 यहाँ पे आपको जो क्रोमेटिड्स हैं वो दिख रहे होंगे। ये है एक, फिर ये सेकंड दूसरा, फिर ये तीसरा, और फिर ये चौथा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन क्रोमेटिड्स को हमने नाम दे दिया है। ये क्या है, टेट्राड है, और उनके बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है। अब फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों एक ही गुणसूत्र के क्रोमेटिड्स हैं, इसलिए इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है। उसी तरह से थर्ड और फोर्थ, ये दोनों एक ही गुणसूत्र के क्रोमेटिड्स हैं, इसलिए इनको आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जो अलग अलग समजात गुणसूत्रों के क्रोमेटिड्स होते हैं, वो आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। जैसे फर्स्ट एंड थर्ड जो है, ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होगा। सेकंड एंड थर्ड जो है, ये भी आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होगा। फर्स्ट एंड फोर्थ, ये भी आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होगा। और सेकंड एंड फोर्थ जो है, ये भी आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होगा। तो अब जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, उनके मध्य जीन विनिमय या जीनों का जो आदान प्रदान या एक्सचेंज है, वो यहाँ पे होता है। उसके बाद फोर्थ सबस्टेज आती है डिप्लोटीन। तो इस सबस्टेज में क्या होता है, जो सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है प्रोटीन का बना हुआ, उसका डिसोल्यूशन या अपघटन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस प्रावस्था के अंदर जो समजात गुणसूत्र हैं या होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, वो एक दूसरे से पृथक या सेपरेट होने लगते हैं। लेकिन एक जगह ऐसी होती है जहां पर ये एक दूसरे से सेपरेट या पृथक नहीं हो पाते, और वो कौन सी जगह है, जीन विनिमय का स्थान। यानी जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, उस स्थान को छोड़कर शेष जगहों से जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर या एक्स नुमा आकृति बन जाती है, और इसी को ही कहा जाता है क्याज़्माटा। क्याज़्मा एक सिंगुलर या एक वचन शब्द है, और क्याज़्माटा ये बहुवचन शब्द है या प्लूरल वर्ड है। कुछ वर्टिब्रेट्स या कशेरुकी जीव ऐसे भी होते हैं जिनकी ऊसाइट में, ठीक है, ऊसाइट क्या है भी, एग सेल या अंड कोशिका के निर्माण में एक प्रावस्था आती है जिसको ऊसाइट कहा जाता है। तो ऊसाइट्स जो होती हैं कुछ वर्टिब्रेट्स या कशेरुकी जीवों की, उनमें डिप्लोटीन जो है ना, ये वाली जो सब स्टेज है, ये कई महीनों या वर्षों तक अरेस्ट रह सकती है, गिरफ्तार रह सकती है। मतलब जो ऊसाइट है वो डिप्लोटीन स्टेज में ही कई महीने या वर्ष जो है वो बिता सकती है। ठीक है, ये खास बात होती है कुछ वर्टिब्रेट्स की या कशेरुकी जीवों की। तो इस डायग्राम में देख सकते हो आप, जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है उसका डिसोल्यूशन हो चुका है, वो अपघटन हो चुका है उसका, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट या पृथक होना शुरू हो चुके हैं। सिर्फ जो जीन विनिमय का स्थान होता है, क्रॉसिंग ओवर की जो जगह होती है, वहां पर एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते। इस वजह से ये आप देख सकते हो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जो है या एक्स नुमा आकृति बन जाती है, और इसी को क्या कहा जाता है, क्याज़्मा। उसके बाद 5वीं सबस्टेज आती है डायकनेसिस। तो जो काइज़माटा हैं वो इस सबस्टेज के अंदर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, क्याज़माटा से भी जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट या पृथक हो जाते हैं, तो क्याज़माटा विलुप्त हो जाएंगे। जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम जिसका संघनन या कंडेंसेशन चल रहा था, वो पूर्ण रूप से यहाँ पे संघनित या कंडेंस्ड हो जाता है। दोनों के दोनों जो ध्रुव होते हैं या पोल्स होते हैं, वहां से तरकु तंतु या स्पिंडल फाइबर्स का ओरिजिन या उत्पत्ति होती है।
ठीक है। तो तर्कु तंतु दोनों ध्रुवों से बनते हैं। इसके अलावा केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है और केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस जो है ये डिसअपीयर या विलुप्त हो जाते हैं इस सब स्टेज के अंदर। तो इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो भी ये प्रोफेज फर्स्ट को कंबाइंडली शो कर रहा है। दोनों ध्रुवों की तरफ आपको एस्टर दिख रहे होंगे और इन्हीं एस्टर से जो स्पिंडल फाइबर्स हैं या तर्कु तंतु हैं उनका निर्माण शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, समजात गुणसूत्र थे, वो साइटोप्लाज्म के अंदर या कोशिका द्रव्य के अंदर बिखर जाते हैं क्योंकि जो केंद्रक झिल्ली है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर या विलुप्त हो चुकी है। तो इस प्रकार गुणसूत्र कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद दूसरी फेज हम लोग करेंगे मेटाफेज फर्स्ट। इसमें क्या होता है भी जो स्पिंडल फाइबर्स हैं या तर्कु तंतु हैं उनका निर्माण कंप्लीट हो जाता है, उनका फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है और गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स जो है वो अपने आप को अरेंज करते हैं या व्यवस्थित करते हैं कहाँ पर, मध्य रेखा पर या जो मिडल लाइन होती है सेल की वहां पर उसको अपने आप को व्यवस्थित या अरेंज कर लेते हैं। तर्कु तंतु या स्पिंडल फाइबर्स जिनका निर्माण इस फेज में होता है वो समजात गुणसूत्रों के युग्म से या होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो पेयर होता है उसके साथ अटैच हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं सेंट्रोमियर के ऊपर जो काइनेटोकोर बना होता है उसके साथ। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये मेटाफेज फर्स्ट को प्रदर्शित कर रहा है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये मध्य रेखा या मिडल लाइन पर आकर अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं और इस प्रकार से मेटाफेज प्लेट बन जाती हैं। तो दो मेटाफेज प्लेट आपको दिख रही होंगी, एक मेटाफेज प्लेट ये है और दूसरी मेटाफेज प्लेट ये है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। इसके अलावा जो दोनों ध्रुव होते हैं जहाँ से एस्टर से तर्कु तंतु या स्पिंडल फाइबर्स का ओरिजिन होता है, तो ये स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रोमियर के कैनेटोकोर से जुड़ जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर। दोनों ध्रुवों की ओर से जो स्पिंडल फाइबर्स या तर्कु तंतु आते हैं वो ऐसा ही करते हैं। तो यह है मेटाफेज फर्स्ट। उसके बाद तीसरी आती है एनाफेज फर्स्ट। इस फेज या प्रावस्था के अंदर क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं या तर्कु तंतु जो होते हैं उनका संकुचन या कंट्रैक्शन होता है और इसी कंट्रैक्शन की वजह से जो समजात गुणसूत्र हैं या होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट या पृथक हो जाते हैं और उसके बाद वो विपरीत ध्रुवों की ओर या अपोजिट पोल्स की ओर मूव करना शुरू कर देते हैं या जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, अभी सेपरेट हो रहे हैं, इसको सेपरेशन या पृथक्करण बोल देते हैं। तो ये है एनाफेज फर्स्ट। उसके बाद फोर्थ आती है टीलोफेज फर्स्ट। इसमें क्या होता है, जो केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है और साथ में केंद्रिका या न्यूक्लियोलस जो है वो रीअपीयर होते हैं या पुनः प्रकट हो जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार दो पुत्री केंद्रक या दो डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो बन जाते हैं और इसी स्टेज को बोला जाता है डायाड। उसके बाद जो साइटोकाइनेसिस है या कोशिका द्रव्य का जो विभाजन है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की कोशिका वो है। तो इस डायग्राम में देख सकते हो ये टीलोफेज फर्स्ट यहाँ पे शो की हुई है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली और न्यूक्लियोलस जो है ये रीअपीयर हो चुके हैं और गुणसूत्र अपोजिट पोल्स पर या विपरीत ध्रुवों पर पहुंच चुके हैं और इस प्रकार से दो डॉटर न्यूक्लियाई या पुत्री केंद्रक जो है वो अपोजिट पोल्स या विपरीत ध्रुवों के ऊपर दिखाई देते हैं। तो यह है टीलोफेज फर्स्ट। उसके बाद एक टर्म आती है विभाजनांतराल या इंटरकाइनेसिस, इसको बोल देते हैं। तो मियोसिस सेकंड स्टार्ट होने से पहले, मियोसिस फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया, मियोसिस सेकंड स्टार्ट होने से पहले एक छोटी अंतरावस्था या एक स्मॉल इंटरफेज आती है, लेकिन इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन तो एक ही बार हुआ था, वो कब हुआ था, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होने से पहले हुआ था, एस फेज के अंदर, है ना। तो इस इंटरकैनेसिस, इस इंटरफेज को हम लोग इंटरकैनेसिस या विभाजनांतराल कह देते हैं। तो ये कहाँ पे होती है, अभी मियोसिस फर्स्ट व मियोसिस सेकंड के मध्य होती है, एक शॉर्ट इंटरफेज है या छोटी अंतरावस्था है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो ये है G1 फेज, फिर एस फेज, फिर G2 फेज और एम फेज के अंदर दो पार्ट हैं इसके, एम फर्स्ट और एम सेकंड। तो एम फर्स्ट यानी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड जो है इसके बीच में इंटरकैनेसिस या विभाजनांतराल जो प्रावस्था है वो उपस्थित है। तो इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, ये सिर्फ एक छोटी सी रेस्टिंग स्टेज या फेज है। उसके बाद बात करेंगे मियोसिस सेकंड की। तो ये जो है वो बिल्कुल समसूत्री विभाजन के समान होता है, यानी जो फेजेस हमने समसूत्री विभाजन या माइटोसिस के अंदर पढ़ी थी, बिल्कुल वही की वही प्रक्रियाएं या एक्टिविटीज मियोसिस सेकंड में भी होती हैं। इसकी विभिन्न प्रावस्थाओं में होने वाली क्रियाएं, इसकी जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, जैसे प्रोफेज
सेकंड है, मेटाफेज सेकंड है, एनाफेज सेकंड है, टीलोफेज सेकंड है, वो समसूत्री विभाजन की विभिन्न प्रावस्थाओं में होने वाली क्रियाओं के समान होती हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में देख सकते हो मेयोसिस सेकंड किसके इक्वल है, माइटोसिस के इक्वल है। तो प्रोफेज सेकंड किसके इक्वल होगी, प्रोफेज के इक्वल होगी। मेटाफेज सेकंड मेटाफेज के इक्वल होगी। एनाफेज सेकंड एनाफेज के इक्वल होगी। और टीलोफेज सेकंड टीलोफेज के इक्वल होगी। तो इस प्रकार इन प्रावस्थाओं के अंदर मेयोसिस सेकंड की जो प्रावस्थाएं हैं या फेजेस हैं, इनमें होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो माइटोसिस या समसूत्री विभाजन की प्रावस्थाओं में होने वाली जो एक्टिविटीज़ या क्रियाएं हैं उनके बिल्कुल समान होती हैं। ठीक है, उनसे समानता या सिमिलैरिटी शो करती हैं। ठीक है, तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।